Hello students, my name is Meenakshi. Welcome to my channel Advanced Learning Center. तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ 9th पार्ट ऑफ एमसीक्यू सीरीज। तो हर एक वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो अब भी हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 151 क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है अनअर्न्ड इनकम अकाउंट इज। अनअर्न्ड इनकम क्या है? वो इनकम जो मतलब पैसा मुझे मिल गया, मैंने बिजनेस शुरू किया तो पैसा मेरे को काम करना तो कोई, लेकिन पैसा मेरे को उस पर्सन ने दे दिया, लेकिन मैंने अभी उसके लिए काम करना है। अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम जो है इसमें क्या है कि पैसा मुझे एडवांस में मिल गया, लेकिन काम अभी बाकी है। वर्क is not done yet। ठीक है, अभी काम जो है वो नहीं हुआ, लेकिन पैसा जो है वो मिल गया पहले से ही, तो उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। यानी कि ये बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। मुझे पैसे तो मिल गए, लेकिन मैंने अभी उसको क्या करना है, उसको अभी मैं उसके काम के लिए क्या हूं? लायबल। ठीक है, तो यानी कि अभी वो क्या है? लायबिलिटी। तो यानी कि अनअर्न्ड इनकम अकाउंट इज लायबिलिटी। सो आंसर ऑफ 151 क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। उसके बाद है 152 क्वेश्चन। हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज अ, फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, second is revenue expenditure, third is deferred revenue expenditure, and the last is other expenditure। जो हैवी एडवर्टाइजिंग है, हैवी एडवर्टाइजिंग मीन्स जैसे होर्डिंग लगवा दी मैंने कहीं हाईवे पे। ठीक है, हाँ, ये क्या होता है कि मैंने अगर न्यू बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो न्यू बिजनेस के लिए मुझे पहले एडवर्टाइजिंग भी तो करनी पड़ेगी, तभी मेरे बिजनेस या मेरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी सभी को। ठीक है, कस्टमर जो है वो तभी अट्रैक्ट होगा जब मैं हैवी और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग करूंगी उस अपने प्रोडक्ट की। तो यानी कि जो हैवी एडवर्टाइजिंग है वो बिजनेस के लिए क्या है? वो बिजनेस के लिए है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो ये काफी बड़ा अमाउंट जो है वो पे किया जाता है, ताकि आपका कस्टमर बेस जो है वो इंक्रीज हो सके, आपके बिजनेस का नाम हो सके। तो इस वजह से यानी कि जो हैवी एक्सपेंडिचर ये क्या है? ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको क्या किया जाता है? ये किया जाता है जब आपने न्यू बिजनेस जो है वो शुरू किया, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है वो खर्च होगी, जिसको बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यानी कि ये हैवी एडवर्टाइजिंग भी क्या है मेरे लिए? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसमें काफी पैसा लगता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए है कि जैसे 5 लाख मैंने पे कर दिया किसी पर्सन को कि हाँ भी इस नेशनल हाईवे पे या हाईवे पे मेरा होर्डिंग जो है इस प्रोडक्ट का लगना चाहिए। तो यानी कि बिजनेस जो है, तो यानी कि बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पे कर देगा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो यानी कि वो क्या होगा, जो 5 लाख मैंने पे किया पर्सन को कि आपने ये होर्डिंग जो है वो इस नेशनल हाईवे पे लगी रहने देना, तो मैं क्या करूंगी हर साल अगर मैंने 5 सालों के लिए पैसा लगाया तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। हर साल मुझे कितना शो करना पड़ेगा, खर्चा जो है मुझे कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5। हर साल मुझे एवरी ईयर यानी कि मुझे इतना जो है पैसा अपना ट्रांसफर करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू यानी कि पोस्टपोन। डेफर्ड का मतलब क्या है? पोस्टपोन। पैसा जो है वो मैंने पोस्टपोन करना है, यानी कि 5 लाख मैंने आज पे कर दिया, तो आने वाले सालों में मैं क्या करूंगी? राइट ऑफ करूंगी, यानी कि उसको बैलेंस शीट में डालूंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 153 क्वेश्चन। कहता व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए ऑन बी, when a bill drawn by A on B and retained till the date of maturity and is dishonored on the due date, it is debited in the books of। अब देखो A ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया B पे,
ठीक है। तो एंट्री पास क्या करेंगे इन द बुक्स ऑफ, अगर मैं ए की बात करूं तो ए का अपना नाम तो आएगा नहीं अपनी बुक्स में, तो ए ने क्या किया, ए ने ड्रॉ किया बिल, उसने साइन करके वापस कर दिया ए को। ए ने क्या किया, ए ने एक बिल जो है वो ड्रॉ किया बी के ऊपर, उसने साइन करके बिल जो है वो वापस साइन किया बी ने और रिटर्न कर दिया किसको, ए को। तो यानी कि ए के लिए क्या होगा, वो बिल रिसीवेबल, ए के लिए क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। तो उसकी बुक्स में, ए की बुक्स में एंट्री क्या पास करेंगे, बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड टू बीज अकाउंट। तो ये इस केस में क्या होगी, एंट्री पास होगी। उसने क्या बोला, कहता एट द डेट ऑफ द मैच्योरिटी ऑन द ड्यू डेट क्या हो गया, चेक जो था वो, बिल जो था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मींस कैंसिल हो गया। तो यानी कि अगर एंट्री रिजेक्ट होगी तो इस केस में क्या होगा, एंट्री उल्टी पास कर देंगे। ठीक है, पहले ये था जब बिल रिसीव किया, जब वो डिसऑनर हो गया तो ऑपोजिट यानी कि उसकी ट्रांसैक्शन जो है वो वाइस वर्सा हो जाएगी, यानी कि बीज अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू आ जाएगा बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यानी कि इस केस में क्या अकाउंट जो है वो आपने डेबिट करना है, वो आपने डेबिट करना है बी अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद 154th क्वेश्चन है, 154 क्वेश्चन कहता व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए ऑन बी इंडोर्स टू सी। इसको नोट कर लेना, डिसऑनर के केस में एंट्री जो है वो उल्टी पास कर देंगे। कहता ए ने बिल ड्रॉ किया पहले बी को, ठीक है, ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे और बी ने ट्रांसफर कर दिया सी को, बी ने आगे ट्रांसफर कर दिया सी को। तो कहता डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, तो कहता किसको क्रेडिटेड करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए। अब देखो ए की बुक्स में एंट्री होगी, ए का किसके साथ लिंक है, बी के साथ, सी के साथ कोई लिंक नहीं है ए का, तो यानी कि वही सेम एंट्रीज पास करेंगे। बिल ड्रॉ किया तो पहले एंट्री पास हो गई बिल रिसीवेबल, उसको सी से कोई लेना देना नहीं है। ए जो क्या करेगा, ए पहली एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल डेबिटेड टू बीज अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या है, ये एंट्री असल में पास होनी थी, लेकिन डिसऑनर के केस में जब जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, उस केस में एंट्री पास हो जाएगी उल्टी, बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। तो यानी कि इस केस में उसने क्या पूछा कि इन द बुक्स ऑफ ए आप किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो डिसऑनर के केस में किसको क्रेडिट कर रहे हो, बिल रिसीवेबल को। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद 155 क्वेश्चन है विच इज द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग द क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। कहता कौन सा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंगली आपने क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्रेडिट करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये कंसेप्ट कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्यों, क्लोजिंग स्टॉक मींस जो स्टॉक बच गया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो वो आगे जाके क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अगले साल वो क्या कंसिडर होगा, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन इस साल की बुक्स में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स के साथ हम क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रांसफर करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इसलिए शो करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में क्या जाएगा, ओपनिंग स्टॉक जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो यानी कि आप क्या अज्यूम करके चल रहे हो कि आपका बिजनेस जो है वो अगले साल भी चलेगा। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद 156 क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी जो मनी की टर्म्स में आप बुक्स में जो मनी की टर्म्स में होती है। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सीलेंट मोरल ऑफ द वर्कर्स, नो। सेकंड इज क्वालिटी कंट्रोल इन द बिजनेस, ये भी नहीं क्योंकि ये मनी की टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते। थर्ड इज मैनेजिंग एबिलिटी ऑफ द मैनेजर, नो।
लास्ट इज कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की कॉस्ट आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, शो कर सकते हो, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है कॉस्ट ऑफ मशीनरी। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट इज 157, कहता है कंटीजेंट लायबिलिटी अपीयर्स एज अ फुटनोट इन द बैलेंस शीट, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है, जो कंसेप्ट है डिस्क्लोजर का, वो कहता है कि आपने हर एक चीज जो है यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको लगती है इम्पोर्टेंट है, वो आपने हर एक इंफॉर्मेशन को शो करना है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, जो अकर कर भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो लेकिन है तो 1% तो चांसेस है ना कि हाँ भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, अपने यूजर्स को उसके बारे में बताना है। तो कन्वेंशन ऑफ जो डिस्क्लोजर है वो कहता है कि आपने कंटीजेंट लायबिलिटी को एज अ फुटनोट शो करना है इन द बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, डिस्क्लोजर। उसके बाद 158 क्वेश्चन है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग arrangements represents the order of liquidity? कहता कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जो शो करता है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी मीन्स कि जिसमें सबसे ज्यादा कैश इन्वॉल्व है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा कैश की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि वो सबसे पहले आएगा। अब देखो पहला ऑप्शन कहता है कैश, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स। अब देखो जो कैश है वो तो पहले में ही आएगा, क्योंकि कैश की तो कोई भी जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती, इसकी जो है वो फर्स्ट प्लेस ही रहेगी। तो कैश तो अपने आप में कैश है, तो यानी कि फर्स्ट केस में क्या आ गया, कैश। ठीक है, ओके फाइन। तो यानी कि हर एक में क्या है, कैश। अब देखो आगे फर्स्ट में कहता है बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल भी क्या है, कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं इजीली, इमीडिएटली। अगर बिल रिसीवेबल उस पर्सन से नहीं मिलता कैश, तो मैं बैंक से जाके इमीडिएटली उसको क्या कर सकती हूँ, बिल डिस्काउंट करवा सकती हूँ और मुझे कैश इमीडिएटली मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है वो आता है बिल रिसीवेबल। इजीली मुझे कैश जो है बिल रिसीवेबल के केस में भी मिल जाएगा, चाहे मैं बैंक से ले लूँ उसको डिस्काउंट करवा के, चाहे मैं कस्टमर से ले लूँ। उसके बाद आते हैं स्टॉक, जो है उसको बेचना सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसको कैश में कन्वर्ट करना सबसे डिफिकल्ट है, तो उसकी जो पोजीशन है वो लास्ट में आएगी। बिल रिसीवेबल के बाद आते हैं डेटर्स। ठीक है, डेटर्स से पैसा निकलवा सकते हैं, चाहे आप थोड़ा अमाउंट ना भी निकलवा पाए, लेकिन उससे पैसा निकलवा सकते हैं बाय गिविंग सम कैश डिस्काउंट्स, और इमीडिएट पेमेंट वो कर देंगे विद अ कैश डिस्काउंट। यानी कि पहले आएगा कैश, देन आएगा बिल रिसीवेबल, उसके बाद आएगा डेटर्स और स्टॉक आएगा लास्ट में, क्योंकि स्टॉक जो है उसको बेचना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। उसके बाद है 159, कहता द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड। जो करंट एसेट्स है इसको नोट कर लेना, आई एम गोइंग टू रेजिंग इट। ठीक है, अब देखो कहता करंट एसेट्स माइनस जो करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी पूछ सकते हैं। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है टोटल करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस टोटल करंट एसेट्स, तो इसका मतलब है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो इसको क्या बोलेंगे कि द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। उसके बाद है 160 क्वेश्चन, कहता है जर्नल प्रॉपर इज इशूड टू रिकॉर्ड। आप देखो जर्नल प्रॉपर जो है, पहला कहता है इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। पहला कहता है ऑल परचेज ऑफ गुड्स, नो। परचेज ऑफ गुड्स जो है क्रेडिट की परचेज अकाउंट परचेज में जाएगी, परचेज बुक में, और जो कैश बुक है उसमें कैश परचेज में जाएगी। तो जर्नल प्रॉपर का कोई रोल नहीं है इसमें। उसके बाद ऑल सेल्स ऑफ गुड्स सेम, कैश सेल जो है वो कैश बुक में जाएगी,
और जो सेल्स जो है क्रेडिट बेसिस पे की जाती है वो सेल्स बुक में जाएगी। उसके बाद कहता है ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस पेड इन कैश, जितने भी एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं कैश में वो किस में जाएंगे, कैश बुक में। तो यानी कि लास्ट ऑप्शन ऑल एडजस्टिंग एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, जो लास्ट पॉइंट है ये जाएगा किसमें, जर्नल प्रॉपर में। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। उसके बाद है व्हेन फर्नीचर इज सोल्ड फॉर कैश द एंट्री शुड बी मेड इन, जब भी फर्नीचर जो है वो सोल्ड किया जाता है कैश में तो उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, कैश बुक में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फर्नीचर ऑन क्रेडिट, इसमें क्या है फर्नीचर ऑन कैश। जब भी आप फर्नीचर को सेल करते हो कैश में तो ये किस में जाएगी, कैश बुक में। कैश की जो ट्रांसैक्शन हो सारी की सारी किस में जाएगी, कैश बुक में। तो इसका आंसर है सी। उसके बाद है 162 क्वेश्चन, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पहला कहता है कैपिटल, सेकंड इज बिल्डिंग, थर्ड इज कैश, लास्ट इज इन्वेस्टमेंट। पहला जो है कैपिटल, अब देखो बिल्डिंग जो है वो क्या है, एसेट, वो किस में जाएगी, रियल अकाउंट में। बिल्डिंग क्या है, एसेट, वो किस में जाएंगी, रियल अकाउंट में। थर्ड इज कैश, कैश भी क्या है, रियल, तो वो भी किस में जाएगा, कैश क्या है, एसेट, तो वो भी किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दिस वाज आल्सो अ एसेट फॉर बिजनेस, तो ये भी किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल क्या है, बिजनेस ओनर के साथ लिंक्ड है ये अकाउंट, तो इसको क्या करेंगे, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है 163 क्वेश्चन, कहता है प्रोप्राइटर्स पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी चार्ज इन द बिजनेस अकाउंट, इट इज ड्यू टू विच कंसेप्ट। अब देखो पर्सनल एक्सपेंसेस है उसके ट्रैवलिंग के, ओनर के, ठीक है, तो वो बिजनेस में नहीं जाएंगे, वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने नहीं गया था, उसके कोई बिजनेस ट्रिप्स नहीं थे, वो अपने पर्सनल किसी काम की वजह से गया था, तो उसका बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन है ये दोनों अलग पार्टीज है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस की बुक्स में शो नहीं करेंगे, उसका बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। उसके बाद है 164 क्वेश्चन, कहता है ए की कैपिटल दी है, फर्स्ट अप्रैल 2 यानी कि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, उसके बाद आपको ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल निकालनी है आपने, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल आपने लास्ट में निकालनी है, जितना भी इसमें कुछ माइनस करना है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस करना है वो प्लस, जो इंक्रीज करेगा कैपिटल को वो क्या हो जाएगा प्लस, जो डिक्रीज करेगा कैपिटल को उसको क्या करेंगे, माइनस। सबसे पहले कहता है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है, ओपनिंग कैपिटल है 50,000, 50,000। उसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है 12,000, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट, ड्राइंग्स क्या है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो चीजें निकाल ली, तो बिजनेस के लिए क्या है वो एक्सपेंस, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 11,000, तो इसको क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे प्लस। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी क्या करेगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना है 5,000। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो क्या होता, माइनस। अब देखो 50,000 प्लस 11,000 61,000, 61,000 प्लस 5,000 66,000, उसमें से आपने अगर आप 12,000 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 54,000। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर गिवन होता तो वो भी क्या करते, माइनस, जो कैपिटल को इंक्रीज करती है उसको प्लस कर दिया, जो कैपिटल को डिक्रीज करती है उसको माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन 54,000। उसके बाद है 165th क्वेश्चन, कहता ओनली सिग्निफिकेंट इवेंट्स which affect the business must be recorded as per the principle of।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है मटेरियलिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। मटेरियलिटी कहता है जो आपको सिग्निफिकेंट लगती है आइटम्स वही आपने बिजनेस में रिकॉर्ड करनी है। जो आपको लगता है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपने इग्नोर कर देना है, बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। तो आंसर है इस क्वेश्चन का मटेरियलिटी, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद है 166 क्वेश्चन, कहता है इफ बिजनेस एसेट्स आर मोर देन इट्स लायबिलिटीज। अगर आपके एसेट्स ज्यादा है बिजनेस में लायबिलिटीज के कंपैरेटिवली, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, कि आपकी लायबिलिटीज कम है और आपके एसेट्स ज्यादा है, तो यानी कि आपकी पोजीशन क्या है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आपकी लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो ये तो आएगा नहीं। लोन पोजीशन भी नहीं है, लोन पोजीशन भी वही शो करता है कि आपकी लायबिलिटीज ज्यादा है। सॉल्वेंसी, बिल्कुल सॉल्वेंसी शो करता है कि आपके सॉल्वेंट मींस कि आपके एसिड्स ज्यादा है एज कंपैरेटिवली लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। उसके बाद 167 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन डेटर पेज हिज ड्यूज। जब आपके डेटर जो है यानी कि जो उनको हमने सेल्स की होती है क्रेडिट पे और उनको उनसे पैसा लेना होता है, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं बिजनेस के लिए, डेटर। सेल्स कर दी क्रेडिट पे, पैसा नहीं दिया, तो क्या बने वो, डेटर। पहला कहता है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल डिक्रीज। अब देखो कि जब भी हम सेल्स की एंट्री पास करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, सेल्स क्या है, रेवेन्यू, तो वो क्या हो जाएगा, टू सेल्स, ठीक है। क्रेडिट पे सेल्स किए तो डेटर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, डेटर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यानी कि उसने बोला एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल इंक्रीज, तो यानी कि जब भी ये पैसा वापस कर देगा, जब ये पैसा वापस कर देगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश, कैश आ जाएगा और डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो यानी कि मुझे इससे कैश क्या मिल गया, वापस आ गया, तो ये क्या है, एसेट। जब मेरे में कैश इंक्रीज हो जाएगा या कैश आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसेट साइड जो है बैलेंस शीट की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी ऑप्शन। उसके बाद 168 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला कहता है बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज स्टॉक ऑफ मशीनरी इज नॉमिनल अकाउंट, देन कहता है रिटर्न इनवर्ड इज पर्सनल अकाउंट, लास्ट इज आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉमिनल अकाउंट। पहले मैं शो कर रही हूँ, इसका आंसर है ए, बैंक जो है वो आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। सेकंड है स्टॉक ऑफ मशीनरी, स्टॉक ऑफ मशीनरी जो है वो रियल अकाउंट में जाएगा, इट इज अ एसेट, ठीक है। स्टॉक जो है किसमें शो होता है, रियल अकाउंट में। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड जो है वो पर्सनल नहीं है, दैट वाज इन नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। उसके बाद 169 क्वेश्चन कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो किसके साथ लिंक्ड है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो बेसिकली लिंक्ड है विद द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, यानी कि इसका आंसर क्या है, बी। फर्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जाएगा लास्ट ऑप्शन। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है लिंक्ड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 and first is disclosure of accounting policies with accounting standard 1। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 170, कहता है व्हाट एंट्री वुड यू मेक टू रिकॉर्ड द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। पहले से कैपिटल थी, अब और फ्रेश कैपिटल आ गई, तो कैपिटल का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। अगर और कैपिटल आएगी तब भी कैपिटल में ही इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि कैपिटल का अकाउंट जो है वो क्या होता है, क्रेडिट। अगर आप कैपिटल और लेके आओगे बिजनेस में तब भी वो क्या होगी, क्रेडिट। अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्या हो जाएगी,
क्रेडिट ही। अगर आपकी कैपिटल कम होती है, अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगी, डेबिट। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। तो ये थे यूपीएससी, ईपीएफओ एमसीक्यू पार्ट 9 के क्वेश्चन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है सो काइंडली शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. Press bell icon to get all the notifications about my new videos. Thank you very much once again.